थ्योरम लिखिए इसका। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। If a system of coplanar forces, if a system of coplanar forces, ब्रैकेट में लिखिए, not in equilibrium, not in equilibrium, acting on a rigid body, acting on a rigid body can be reduced either to a single force, either to a single force or a couple। ठीक है, अब जरा कॉपी खोल करके कल वाला थ्योरम और इस थ्योरम को मैच करिए कि दोनों में क्या अंतर है। उसको दो पार्ट में रिड्यूस करना था, किसमें किसमें, फोर्स में और कपल में। यहाँ पे दोनों में किसी एक में, और पहले वाले थ्योरम में ये नहीं पता था कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0। पहले वाले में हमको ये नहीं पता था कि रिजल्टेंट फोर्स इक्विलिब्रियम में है या नहीं, मतलब हमको इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। पहले वाले थ्योरम में इसका हमको कोई भी ज्ञान नहीं था कि ये है या नहीं, हो भी सकता था और नहीं भी, लेकिन इसमें स्ट्रिक्टली कह दिया है कि नॉट इन इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है। दूसरी बात उसमें कहता था कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स एंड अ कपल, यहाँ पे कह रहा है आइदर टू अ सिंगल फोर्स और अ कपल, या तो सिंगल फोर्स में या कपल में। ठीक है, 2008 में जब मेरे पेपर में ये वाला थ्योरम आया था तो मेरी एक थॉट थी, ना पूछना ना बताना, लेकिन हम कंफ्यूज हो गए थे। रीज़न क्या था कि हम लोग को जब पढ़ाया जाता था तो थ्योरम का मतलब नहीं समझाते थे। थ्योरम उसका प्रूफ थोड़ा बहुत बता दिया जितना काम भर का ज़रूरी था। ये नहीं कि आपको एक एक घंटा 2-2 घंटा थ्योरम समझाने में लिखवाने में ख़राब कर रहे हैं। और तब हमको जो पढ़ाते थे वो सेंट एंड्रयूज़ के ही सर पढ़ाया करते थे, बहुत सीनियर सर है सेंट एंड्रयूज़ के, वो पढ़ाते थे। तो अब जब चूँकि हमको वहाँ दिक्कत हुई तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो हम ये सोचते हैं हम जिन जिन चीज़ों में फ़ेस किए हैं वो चीज़ें बच्चे फ़ेस नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर एक कॉमन स्टूडेंट की तरह हमको ये चीज़ पढ़ने में दिक्कत आई तो बाकी बच्चों को कितनी दिक्कत आती होगी, और चूँकि हम शुरू से गोल्ड मेडलिस्ट रहे तो जो नॉर्मल बच्चा है उसको कितनी दिक्कत आती होगी। तो अब हम लोग उन चीज़ों पे फोकस करते हैं कि बच्चे को क्या चीज़ बताएं कि वो भूले ना, कैसे बताएं कि उसको याद रहे। ये दो चीज़ हम लोग अब फोकस करने लग गए, पर्सनली हम फोकस करने लग गए कि किस तरीके से पढ़ाया जाए कि जो दिक्कत हमने फेस की वो कम से कम ये लोग ना करें, क्योंकि कॉमन चीज़ तो सब याद रखते हैं, अनकॉमन चीज़ ना बताता है कोई, ना कोई याद रख पाता है। तो अब हम लोग इस तरीके से पढ़ाने लग गए। जब आपके थ्योरम में ये चीज़ मेंशन नहीं होगी तो आप पहला वाला थ्योरम करना, जब ये चीज़ आपके थ्योरम में मेंशन होगी नॉट इन इक्विलिब्रियम तो आप ये वाला थ्योरम मेंशन करना। उसमें बीच में एंड लिख करके आएगा, इसमें बीच में और लिख करके आएगा। ठीक है,
चलिए अब पहले इस थ्योरम का पूरा प्रूफ समझ लीजिए कि क्या एक्चुअली में इसमें हो रहा है। जब हम आप लोग को बेसिक पढ़ा रहे थे तब हमने वहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम के बारे में समझाया था। फर्स्ट क्लास इक्विलिब्रियम कहते थे, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0। पहला थ्योरम आपने पढ़ा, पहले थ्योरम में कहते हैं किसी रिजिड बॉडी के ऊपर अगर नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस लगते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम दो भाग में टूट जाता है। जिन दो भाग में टूटता है वही क्या कहलाते हैं? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब क्या हमको मिल रहा है, इस पे बहुत सारे फोर्स लगे, अंत में हमको कितने फोर्स मिल गए? 2। वही दोनों क्या कहलाते हैं? रिजल्टेंट। एक क्या मिलता है? R, दूसरा क्या मिलता है? G। अगर इक्विलिब्रियम में है सिस्टम तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे होनी चाहिए? 0। मतलब R भी 0 होना चाहिए और G भी 0 होना चाहिए। ये बात क्लियर है? सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0। पहला वाला थ्योरम कहता है कि अगर किसी रिजिड बॉडी के ऊपर सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस किसी रिजिड बॉडी के ऊपर लगते हैं तो पूरा सिस्टम दो पार्ट में टूट जाता है, एक R में और एक G में। अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 होंगे तो R भी 0 होगा और G भी 0 होगा। ये क्लियर है? अब देखिए, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, नॉट इक्विलिब्रियम, ठीक, तो रिजल्टेंट फोर्स इक्विलिब्रियम में होने पर रिजल्टेंट फोर्स 0, नॉट इक्विलिब्रियम पे होने पर नॉट 0। इक्विलिब्रियम 0, नॉट इक्विलिब्रियम नॉट 0। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ कि R और G के बीच में प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, 3 प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं तो या तो R भी 0 नहीं या तो G भी 0 नहीं, या तो R 0 लेकिन G 0 नहीं, या तो R 0 नहीं और G इज इक्वल टू 0। ऐसा होने पर रिजल्टेंट 0 नहीं, ऐसा होने पर भी रिजल्टेंट 0 नहीं, क्योंकि ये 0 हो भी गया तो भी ये बच गया, इसका कुछ ना कुछ मान आएगा, मतलब रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। आप R है, आप G है, ठीक। आज कोचिंग बंद है, आज कोचिंग बंद है, नॉट ओपन। तो या तो आप दोनों नहीं आएंगे, ठीक, या तो आप आएंगी वो नहीं आएंगी, या तो वो आएंगी आप नहीं आएंगी, ठीक है। तो नॉट इक्विलिब्रियम का मतलब नॉट 0। नॉट 0 का मतलब या तो दोनों 0 नहीं, या तो एक 0 नहीं, या तो ये 0 नहीं। ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी से नॉट इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इसके अलावा कोई कंडीशन बन सकती है तो आप सोच लीजिए। दो चीज़ है, या तो दोनों 0, या तो कोई एक 0, दूसरा 0 नहीं, या तो दोनों 0। अगर दोनों 0 आएगा तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं, ठीक है। अब हम लोग इन तीनों पे बारी बारी से चर्चा करेंगे और इस थ्योरम में कन्वर्ट करेंगे। ये थ्योरम कहता है कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो या तो हमको R मिलेगा या तो हमको G मिलेगा। जब हमको R मिलेगा तो G इज इक्वल टू 0। जब हमको G मिलेगा तो R नहीं मिलेगा। R नहीं मिलेगा इसका मतलब R क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। R इज इक्वल टू 0। R नहीं मिला, इस केस में केवल कौन मिला? G। मतलब इस केस में हमको केवल और केवल क्या मिला? कब, है ना। यहाँ पे G 0, G नहीं मिला, केवल कौन मिला? R मिला।
R मिला, दैट मीन्स रिजल्टेंट फोर्स। तो ये दोनों केस तो अपने आप प्रूफ हो गया, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड केस में हमको केवल कपल मिला, थर्ड केस में हमको केवल सिंगल फोर्स मिला। ठीक है, अब बच गया ये केस। इस केस में कुछ ऐसा काम करिए कि वो भी इस थ्योरम में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इस थ्योरम पे कुछ ऐसा काम करना है कि वो भी इसी में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। इक्विलिब्रियम था तो दोनों ज़ीरो, इक्विलिब्रियम नहीं है तो कोई एक ज़ीरो नहीं होगा या दोनों ज़ीरो नहीं होंगे। हमको नॉट इन इक्विलिब्रियम पढ़ना था, नॉट इन इक्विलिब्रियम की प्रोबेबिलिटी से 3 कंडीशन निकल करके आई। अब हमको इन तीनों कंडीशन में देखना है, या तो केवल R मिले या तो केवल G मिले। इस केस में ये ज़ीरो तो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया तो केवल क्या बचा, G। इस केस में ये ज़ीरो तो ये ख़त्म हो गया, केवल क्या बचा, R। तो इन दोनों केसेस में या तो हमको कपल मिल रहा है या तो हमको रिजल्टेंट मिल रहा है। लेकिन बच गया ये वाला केस। इस केस में R भी है और इस केस में G भी है। R और G दोनों को ऐसा सेट करेंगे कि या तो केवल R रह जाएगा या तो केवल G। कैसे सेट कर रहे हैं हम जरा वो देखिए। आपने कल पढ़ा था थ्योरम में, पहले तो कितने डायमेंशन की स्टडी है ये हमको बताइए। हाँ, कौन आया, बोल दी, बैठा लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, बोल दीजिए कि 8 से 9 क्लास है, 8:45 से 9:15। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। ठीक, अब देखिए R भी है और G भी। कल आपने पढ़ा था कि R कहाँ से होकर के जाता है, सिंगल रिजल्टेंट फोर्स थ्रू ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन। ठीक, और मूवमेंट का नोटेशन देखिए, G को हमेशा ऐसे लिखते हैं, हमेशा और हमेशा G ऐसे लिखाता है। ठीक, नहीं कहीं पे भी लिख सकती, इधर बस तीर ऐसे ही बनेगा। G को लिखने का तरीका होता है, हाँ हाँ कहीं भी, मतलब वो हमको दिखाएगा कि हमको जो भी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा था, को प्लेनर फोर्सेस, वो कितने भागों में टूटा, 2 भाग में, एक R में और एक G में। संजोग से दोनों ही 0 के बराबर नहीं है, तो दोनों को ही लिखना पड़ेगा, R को और G को। इतना क्लियर है। चलिए अब हमको आप ये बताइए G क्या है, कपल। कपल को बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, वेरी गुड। अब हम इस कपल को बनाने चल रहे हैं। हमने क्या कहा था, हम कपल क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कई बार आपको कपल ढूंढना पड़ता है, जैसे कल आपने ढूंढा, कई बार कपल बनाना पड़ता है, जैसे आज हम बनाएंगे। तो कोई भी चीज़ ढूंढना हो या बनाना हो, वो काम आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आपको ये ना पता हो कि उसको बनाने में या उसको ढूंढने में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो कल आपने बहुत आसानी से कपल ढूंढ लिया, क्योंकि आपको पता था 2 फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, हैज़ अ फिक्स डिस्टेंस बिटवीन देम। आज हम कपल बनाने चल रहे हैं, देखिएगा कैसे बना रहे हैं। 2 फोर्सेस, फोर्स चाहिए, फोर्स तो हमारे पास एक ही है, R है ना, तो R की ही हेल्प लेंगे। 2 R हम बना रहे हैं, 1 2। 2 forces equal in magnitude, opposite in direction, has a fixed distance between them। ये हमारा बन गया
कपल। ठीक, किसकी जगह हमने कपल बनाया है? जी की जगह। जी तो कपल था, इसको हमने इस सिस्टम से रिप्लेस कर दिया। तो इस सिस्टम का मान किसके बराबर आना चाहिए? जी के। जी इज इक्वल टू आर इंटू ओ ओ डैश। ठीक है, दिमाग में चल रहा होगा बैग जी मैम झुट्टे ही ओ डैश को नीचे बना दिए हैं, ऊपर कर देती, क्या जाता उनका। हेड को पकड़ो, टेल तक लाओ, कौन सा डायरेक्शन हो गया? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव। और हमारे ज्यामितीय में मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉजिटिव साइन को प्योर माना गया है। अगर हम उसको ऊपर बना देते तो इस केस में क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज क्या होता? नेगेटिव, इसलिए हमने कहाँ बनाया? नीचे बनाया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये वाला केस डिस्कस कर रहे थे। आर भी ज़ीरो नहीं था, जी भी ज़ीरो नहीं था, आर भी ज़ीरो नहीं था, जी भी ज़ीरो नहीं था। जी क्या होता है? कपल। जी को हमने चेंज कर दिया इस सिस्टम से, तो इस सिस्टम का मान किसके बराबर होगा? जी के बराबर होगा। क्लियर है? अब देखिए किसी एक पॉइंट पर अगर दो फोर्सेस लगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। कौन बच गया? केवल और केवल आर। किस पे काम कर रहा है? ओ डैश में। ऐसा आर जो ओ डैश पे काम करता है उसको हम लोग सिंगल रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, याद रखिएगा। सिंगल रिजल्टेंट फोर्स इसको कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स हमेशा ओ पे काम करता है, जबकि सिंगल रिजल्टेंट फोर्स हमेशा ओ डैश पे काम करता है। हमारे पास केवल और केवल ये बच गया सिंगल रिजल्टेंट फोर्स, केवल और केवल ये बच गया सिंगल रिजल्टेंट फोर्स। और इस केस में भी हमने सिद्ध कर दिखाया कि पूरा सिस्टम केवल और केवल सिंगल रिजल्टेंट फोर्स में रिड्यूस होता है। थ्योरम समझ में आया? क्या बताया गया? सबसे पहले इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो। नॉट इक्विलिब्रियम का मतलब रिजल्टेंट फोर्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो मतलब आर और जी ज़ीरो, नॉट ज़ीरो का मतलब आर और जी दोनों डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तीन केस बना, ये दोनों नॉट ज़ीरो, एक नॉट ज़ीरो, दूसरा भी नॉट ज़ीरो। ये हमारा कपल दिखाता है, ये ज़ीरो वैनिश कर गया, इस केस में केवल क्या मिलेगा? कपल। ये हमारा ज़ीरो वैनिश कर गया, इस केस में केवल क्या मिलेगा? रिजल्टेंट फोर्स। इसको हमने सॉल्व करके दिखाया। आर और जी दोनों थे, बना दिया। जी को हमने सिस्टम से रिप्लेस कर दिया, जी का मान इसके बराबर आ गया। ओ डैश को नीचे इसलिए क्यों लिए? क्योंकि तभी ये पॉजिटिव होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लस साइन को ही हम लोग प्योर मानते हैं। ये और ये कैंसिल हो गया, बच गया केवल ये बेचारा। कहाँ से पास कर रहा है? ओ डैश से। इसको बोलते हैं सिंगल रिजल्टेंट फोर्स, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स ओ से पास करता है, जबकि सिंगल रिजल्टेंट फोर्स ओ डैश से पास करता है। इस केस में भी पूरा सिस्टम एक चीज़ में रिड्यूस हो गया और थ्योरम हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, क्लियर? चले आगे, लिखिए। लिखिए, सिंस वी नो दैट, प्रूफ में लिखिएगा। फेयर कॉपी बना लीजिए, है ना। फेयर रफ का चक्कर मत रखिए, फेयर कॉपी बना लीजिए, उसमें नोट्स कंप्लीट करिए। नोट्स की इंपॉर्टेंस हमने आपको बताई। नोट्स नहीं है फर्स्ट ईयर का भी तो करेक्ट करके रख लीजिए किसी से मांग के। नहीं समझे क्या चीज़? क्या फ़ायदा? कॉपी तो फिर बनानी पड़ेगी, एक कॉपी में ही पूरा होगा ख़त्म। दो कॉपी बनाएंगे, उससे अच्छा फर्स्ट ईयर का नोट्स एक जगह रख देती, सेकेंड ईयर का नया नोट्स बनाइए। उससे क्या होगा, कभी भी किसी फील्ड में जाएंगी तो आपको पता है ये फर्स्ट ईयर का नोट्स है, ये सेकेंड ईयर का नोट्स है, तो आपको ज़्यादा कॉपी नहीं कैरी करनी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर का काम है तो फर्स्ट ईयर लेके जाओ, सेकेंड ईयर का काम है तो सेकेंड ईयर लेकर के जाओ। हम करीबन हमको पढ़ाई छोड़े 15 साल हो गया,
15 साल से सोच रहे नया नोट्स बनाएंगे, आज तक नहीं बना, अपने ही नोट से पढ़ाते हैं, वही चल रहा है, तो वो कभी नहीं बन पाता है। ना इतनी किसी के अंदर कैपेसिटी है कि साल भर का पोथा पथरी लिखे, है ना। तो नोट्स ढंग से साफ कॉपी में एक जगह बनाइए, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे बना करके। लिखिए, सिंस वी नो दैट a system of coplanar forces acting on a rigid body can be reduced to a single force capital R through origin O and a couple G. ठीक है। अब जैसे दो कलर का पेन यूज़ करते हो तो इस थ्योरम को सिंस वी नो दैट इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैक पेन से लिख दीजिए, तो उससे टीचर को पता हो गया कि आपने एक थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा है, तो तुरंत वो आपका मार्क्स ऐड कर देता है ज़्यादा। जैसे हम लोग की क्या आदत थी कि ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करते थे, कहीं थ्योरम का स्टेटमेंट आया है, ब्लैक पेन, इन्वर्टेड कॉमा, अंडरलाइन कर देना, तो उससे वो स्पेसिफिक चीज़ हाईलाइट होती है, और जब कोई चीज़ हाईलाइट हो रही है इसका मतलब वो चीज़ अच्छी है, तुरंत नंबर ज़्यादा मिलता है। ये तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। सिंस वी नो दैट इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैक पेन से थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट, अब ये आपके पहले थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट था। ठीक है, हमने ये देखा कि अगर किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस लगते हैं तो वो पूरा का पूरा सिस्टम दो फोर्सेस में रिड्यूस होता है, सिंगल फोर्स आर थ्रू ओरिजिन ओ एंड अ कपल जी। क्लियर है इतना? अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम में होगा तो ये, नॉट इन इक्विलिब्रियम में होगा तो ये, तीन कंडीशन हमको प्रोबेबिलिटी से मिली है। ठीक है, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को अंडरलाइन करिएगा। इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम नीचे से लिखिए R इज इक्वल टू 0, कॉमा G इज इक्वल टू 0। आपके दोनों के कांटेक्ट में कोई बच्चा सेकेंड ईयर का भी अगर हो, कोई भी जो अब सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहा हो, तो उनको ना मेरा कांटेक्ट नंबर दे दीजिएगा। हम लोग के यहाँ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का PDF बना है, MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस वाला। फ़िज़िक्स के पेपर में 55 क्वेश्चन मैच किया था, तो कल हमने अपने ऐप पे डाल दिया है केमिस्ट्री का और मैथ्स का, और सब बच्चों को जो मेरे कांटेक्ट में थे हमने भेज दिया है ग्रुप में अपने प्रणय ट्यूटोरियल्स के। तो आपके भी कोई कांटेक्ट में हो तो उनको हमारा नंबर दे दीजिएगा, जिससे कि उनको भी MCQ मिल जाएगा। गारंटी है पूरा पेपर मैच करने की। ठीक है, तो बोल दीजिएगा कि इस नंबर से मंगा लेंगे, तो हमारी यहाँ पे जो अकाउंटेंट बैठती है वो सेंड कर देंगी उनको। ठीक है, बहुत अच्छा MCQ है, किसी का भला हो जाएगा उससे। ठीक, इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को अंडरलाइन किया, नीचे से लिखिए R इज इक्वल टू 0, कॉमा G इज इक्वल टू 0। फिर नीचे से लाइन चेंज करके लिखिए बट हियर द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, बट हियर द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, but here the system is not in equilibrium। नॉट इन इक्विलिब्रियम को अंडरलाइन करिए। Then we have following three cases. Then we have following three cases.
ये 3 केस आपको कहाँ से मिले हैं? प्रोबेबिलिटी से, है ना। ये तीनों केस लिख लीजिए, ये सब मत लिखिएगा आगे। हो गया। केस सेकंड में ये वैनिश कर गया तो केवल क्या मिल रहा है? कपल। केस थर्ड में ये वैनिश कर गया तो केवल क्या मिल रहा है? रिजल्टेंट फोर्स। लाइन चेंज करके लिखिए, इन केस सेकंड, इन केस सेकंड कॉमा सिंस r इज इक्वल टू 0, in case second, since r is equal to 0, then we have only a couple G. Full stop. Again paragraph change करके, similarly in case third, similarly in case third, similarly in case third, देखिए ये लाइन बनी है, ठीक। पहले वाले में अगर पैराग्राफ चेंज करके आपने यहाँ से लिखा है तो सिमिलरली भी पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन छोड़ा करके यहीं से लिखाएगा, ठीक। अगर पहले वाले में आपने इन यहाँ से लिखा है तो जब नेक्स्ट पैरा चेंज कर लेंगी तब भी सिमिलरली यहीं से लिखाएगा। आपने क्या किया, इनको यहाँ से लिखा है, सिमिलरली को यहाँ से लिखा है ना, ये गलत है। या तो पैराग्राफ यहीं से चेंज होता है या तो यहाँ से चेंज होता है। एक पैटर्न फॉलो करिए क्योंकि आप बड़े क्लास की थियोरी लिख रही हैं, ठीक है, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे कोई भी पेपर हो। फिर लिखिए सिमिलरली इन द केस थर्ड, since g is equal to 0, since g is equal to 0, then we have only a single resultant force, capital R. Then we have only a single force, not single resultant, single force कैपिटल R। क्योंकि ये वाला कैपिटल R कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से। इसको सिंगल फोर्स कहते हैं, जबकि इसको क्या कहते हैं? सिंगल रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। नीचे से लिखिए, thus in case second and third, thus in case second and third, thus in case second and third, the theorem is obviously true. The theorem is obviously true. ठीक है। अब हम लोग को कौन सा केस डिस्कस करना है? फर्स्ट में ना R 0 है ना G 0 है। हमने G को इस सिस्टम से रिप्लेस कर दिया, तभी इस सिस्टम का मान किसके बराबर आया है? G के। चूँकि ये एंटी क्लॉकवाइज था तो आप चाहें तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं, ठीक है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, नाउ इन केस 1, नाउ in case 1, replacing the couple G, now in case 1, replacing the couple G, replacing the couple G by 2 equal and opposite forces,
by two equal and opposite forces, by two equal and opposite forces, capital R, जरा सा 2 सेकेंड, कॉमा, वन एक्टिंग along the direction OB and one acting along the direction O dash C, ठीक, लिखिए कॉमा, वन एक्टिंग along the direction OB and other acting along the direction O dash C. और आपको पता है दो समानांतर रेखाओं के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो कौन सी डिस्टेंस होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बिटवीन टू पैरेलल लाइंस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ओ डैश ओ बी के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। कॉमा देकर के लिखिए वेयर ओ डैश is perpendicular to OB. ठीक है, O डैश को अगर नीचे लेंगे तो G पॉजिटिव होगा, ऊपर लेंगे G नेगेटिव होगा। ये भी लाइन लिखवा रहे हैं, लाइन चेंज करके लिखिए। The point O dash lies above and below, above मतलब ऊपर VE और below मतलब नीचे, above and below according as G is negative, according as G is negative, according as G is negative or positive respectively, or positive respectively। ठीक है, नीचे से लिखिए हेंस, ये लाइन, इससे ओ डैश का मान निकालेंगे तो आएगा G अपॉन R। दोनों लाइन लिख लीजिए। हो गया। अब क्या बताया था हमने थियरी में कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। केवल एक फोर्स बचेगा R, जो कहाँ एक्ट कर रहा है? O डैश पे। O डैश का मान यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए G हमारे पास 10 है, R हमारे पास 2 है, तो 10/2 5, मतलब O से कितनी दूरी पर होगा? 5 दूरी पर होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सिंगल रिजल्टेंट फोर्स। लिखिए लाइन चेंज करके। नाउ in this case both the single force capital R, both the single force capital R
acting along OA, acting along OA and OB, acting along OA and OB, comma, cancel each other, cancel each other and we have only, and we have only single force capital R, सिंगल फोर्स कैपिटल आर, अभी उसका नाम लिखवाएंगे, अभी एक बार सिंगल फोर्स कह रहे हैं, सिंगल फोर्स कैपिटल आर एक्टिंग एट ओ डैश, एक्टिंग एट ओ डैश, कॉमा, नोन एज सिंगल रिजल्टेंट फोर्स, कॉमा, नोन एज सिंगल रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। thus the theorem is true in this case also, thus the theorem is true in this case also, thus the theorem is true in this case also। हो गया। फिर नीचे से लिखे hence the system of forces, hence the system of forces acting on a body, acting on a body ब्रैकेट में लिखिए नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम, कॉमा, नॉट इन इक्विलिब्रियम ब्रैकेट में कर लीजिए, ये नॉट इन इक्विलिब्रियम, कैन बी रिड्यूस्ड, कैन बी रिड्यूस्ड either to a single force, either to a single force or a couple, either to a single force or a couple। डायग्राम बनाइए।
1/10